फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गानिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्राउन, यानी कि क्राउन का शासन, जो कि किस कार्यकाल में हुआ था आपका 1858 से 1947 तक। इसके अंतर्गत जो भी आपके एक्ट्स बने और जिन एक्ट्स के माध्यम से क्राउन ने इंडिया पे शासन किया, हम उनको देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पॉलिटी का चैप्टर आपसे डिस्कस किया था, जो कि बीपीएससी ओरिएंटेड चैप्टर्स थे, जो कि 22 चैप्टर्स करीब हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर आए थे उनको एनालाइज करके मैंने ये देखा था कि वो चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अब चूँकि बीपीएससी में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 3 मंथ का टाइम है, तो हम बस इन चैप्टर्स पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं 22 चैप्टर्स से आए हुए हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे जो गवर्नर का शासन था 1774 से 1857 तक, यानी 1857 की क्रांति से पूर्व का जो शासन था, उसे मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्राउन के अंतर्गत जो पहला एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई। यानी समाप्ति एक तरह से कहिए तो उनके हाथ से जो सत्ता की शक्ति थी वो ले ली गई, वो केवल व्यापार के लिए सीमित रह गए थे। ठीक है, अब देखते हैं 1857 के विद्रोह के बाद इस कानून का निर्माण हुआ था। हम देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला काफ़ी क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम था। तो उस संग्राम के बाद ही कंपनी के कार्यों को देखते हुए जो द्वेष फैल रहे थे, जो अनिश्चितता फैल रही थी, उन्हें देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने शासन को अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया। आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। अब भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। उस टाइम ब्रिटिश सरकार जिनके अधीन थी वो थी महारानी विक्टोरिया। तो भारत का शासन सीधे किनके हाथों में चला गया? महारानी विक्टोरिया। तथा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और जिसके पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल था 1856 से 1862। अब यहाँ हम 3 सीक्वेंस देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा 1774 में एक एक्ट आया था, जिसके माध्यम से 1774 के एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और जो उसके बाद 1833 का एक्ट आया, उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके जो 1774 में पहले गवर्नर बने थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, वो कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1833 के जो एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, वो कौन थे? बेंटिक, जिनका कार्यकाल था 1828 से 1835। और तीसरा सीक्वेंस यहाँ ये आ गया कि 1858 में जो एक्ट आया, उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया, जिसके पहले जो वायसराय बने वो कौन थे? कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से 62 था, आप देख चुके हैं। फिर देखते हैं, इसके तहत द्वैध प्रणाली की समाप्ति कर दी गई। हमने देखा था द्वैध प्रणाली जो आई थी, उसमें 2 बोर्ड बने थे, जिनका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या था? पॉलिटिकल इश्यूज देखना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? ट्रेड इश्यूज देखना। ठीक है, द्वैध प्रणाली की समाप्ति करके एक नए पद का सृजन किया गया, जो कि भारतीय राज्य सचिव के नाम से जाना गया। इसे भारतीय ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य बनाया गया। दूसरा, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी किया गया, तथा भारतीय राज्य सचिव के कार्यों की सहायता हेतु 5 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इनके जो कार्य थे सत्ता संभालने के, उनके मदद की हेतु 5 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया। इसे एक निगमित निकाय बनाया गया, जिसे भारत व इंग्लैंड दोनों में मुकदमा करने का अधिकार था। ठीक है, इसके बाद आया एक पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जनक थे लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया? तो 1859 में। इसके अंतर्गत क्या देखते हैं कि वायसराय को एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया गया,
और काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया। यानी कि अगर आपातकाल आता है तो वायसराय के पास ये भी आपके पास एक ये रह गया कि काउंसिल के कहने को ना मानकर ये अपना आदेश पारित कर सकता था। ठीक है, फिर देखते हैं। अब ये एक्ट समाप्त हो गया 1858 का। उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ एक्ट 1861। इसके तहत हम देखेंगे कि ब्रिटिशों के अनुसार अब शासन में भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक हो गया था। अब ब्रिटिशरों को लगने लगा था कि अगर भारतीयों को शासन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो उनमें असंतोष की स्थिति और भी ज़्यादा भड़केगी, क्योंकि 1857 की क्रांति से यही निष्कर्ष निकल रहा था कि अब भारतीय जो हैं असंतुष्ट हो चुके थे किसके प्रति, तो ब्रिटिशरों के कानून के प्रति और उनके शासन के प्रति। सहयोग नीति के तहत संसद ने 1861 में, 1892 में और 1909 में 3 नए अधिनियम यानी एक्ट पारित किए। इसे भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, 1861 का एक्ट। 1861 का अधिनियम संवैधानिक व राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण अधिनियम था। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ये जो ब्रिटिशरों को लगने लगा था कि शासन में भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, उसी के हिसाब से कानून बनाने में अब भारतीय प्रतिनिधियों को भी लेना शुरू कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, तो एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीय, कौन कौन थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव, इन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया गया। विधान परिषद हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता था, तो विधान पार्षद कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, 1862 में, 1861 के एक्ट के तहत 1862 में भारतीय कौन थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और एक सर दिनकर राव थे, इन्हें विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया। मद्रास व बंबई को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मद्रास और बंबई को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। बट 1861 के अधिनियम 1861 के एक्ट के तहत वापस से इसे विकेंद्रित कर किया गया, यानी कि मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन से मुक्ति मिल गई। ठीक है, इस नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता हासिल हो गई। 1937 तक संपूर्ण स्वायत्ता यानी खुद से शासन चलाने की जिम्मेदारी मिल गई। अब बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में 1862, 1866 तथा 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी गई। हमने अभी देखा था पोर्टफोलियो सिस्टम, पीछे देखा था अपने प्रीवियस पेज में, पोर्टफोलियो सिस्टम जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में लाया था। इसके अंतर्गत क्या था कि आपातकाल में बिना काउंसिल के संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का वायसराय को अधिकार मिल गया था। और आपातकाल के अध्यादेश की अवधि कितनी थी, तो 6 माह थी। आज हम देखते हैं कि जो आपातकाल लगते हैं राज्यों में, वो किसी आपातकाल की अवधि 6 माह ही होती है। तो बिना काउंसिल की संस्तुति के, यानी कि वायसराय अपने स्वायत्तता से अध्यादेश जारी करके देश में प्रांतों में, देश तो उस टाइम नहीं कहा जाता था, प्रांतों में आपातकाल लगा सकता था, जिसकी अवधि कितनी रहनी थी, 6 माह की। आगे देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब हमने 1861 देख लिया, अब आते हैं 1892 पे। इसमें कहा गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, लेकिन बहुमत जो था वो सरकारी सदस्यों को ही मिला। क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे उसमें अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति तो की गई, संख्या में वृद्धि तो की गई, लेकिन जो बहुमत था वो केवल किसके पास था, सरकारी परिषदों के पास। जो अतिरिक्त सदस्य थे वो केवल सलाह दे सकते थे और विधान परिषद के कार्यों में प्रश्न पूछ सकते थे, उसके अलावा कोई भी कार्य उनका नहीं था, यानी मत देने का अधिकार उनका नहीं था। बजट पर बहस करने तथा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, यानी जो विधान परिषद थी हमारी, इसने बजट पर बहस करने के लिए
तथा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इसे बाध्य किया गया। ठीक है, इससे पहले बजट पे कोई भी बहस नहीं होता था, सीधे तौर पे बजट लाया जाता था, विधेयक बनाया जाता था और उसे पास कर दिया जाता था। बट अब क्या हो गया कि बजट पर बहस किया जाने लगा। आइए आगे देखते हैं। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित व परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। जो परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जो कि सलाह दे सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, कि तो मत नहीं दे सकते थे, उनके वो एक सीमित और परोक्ष रूप से चुने जाते थे। ठीक है, ये आपका एक्ट यहीं पे समाप्त हो रहा है, 1892 का एक्ट। अब आ गया आपका 1909 का एक्ट। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो आपने बहुत सुना होगा, ये काफी फेमस एक्ट है मार्ले मिंटो एक्ट, क्योंकि इन्हें ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन इस बेसिस पे क्योंकि इसके तहत चुनाव में हिंदू को अलग वोट देने का अधिकार दिया गया, मुस्लिमों के लिए अलग सीट रखी गई, हिंदुओं के लिए अलग सीट रखी गई, मुस्लिमों के लिए अलग, एंड क्रिश्चियन जो थे उनके लिए अलग सीटें रखी गई। इससे क्या हुआ कि हमारा देश जो अब तक एकता का देश कहलाता था, हमारे देश में सांप्रदायिकता की जड़ें पनपनी स्टार्ट हो गई। जो हमारे मार्ले मिंटो थे, ये एक ही व्यक्ति नहीं थे। मार्ले जो थे उस टाइम भारत के राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे उस टाइम में भारत के वायसराय थे, जिनका कार्यकाल क्या था, 1905 से 1909। और मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 में आया था। ठीक है, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय व प्रांतीय परिषद विधान परिषदों में आकार जो था, सदस्यों का आकार, वो बढ़ा दी गई, यानी 16 से 60 कर दी गई। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, किंतु प्रांतीय सरकारों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति। अभी हमने देखा कि जो गैर सरकारी जो सदस्य चुने जा रहे थे, उन्हें बहुमत का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था। तो इसमें क्या करा गया कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत था, ठीक है, लेकिन जो प्रांतीय सरकारों में था, उन गैर सरकारी जो सदस्य थे उन्हें भी बहुमत की अनुमति दी गई। ठीक है, दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों में बढ़ावा। अब ऑब्वियसली जब सदस्य संख्या बढ़ी है तो कार्य भी बढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, पहले था कि बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, ठीक है, बजट पे ओनली प्रश्न ही पूछ सकते थे, बस यही था। बट अब इसमें क्या हुआ कि अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे और बजट पे संकल्प भी रख सकते थे, यानी बजट में कुछ ऐड करना हो तो वो कार्य भी विधान परिषदों में दोनों स्तरों पे होने लगा था। वायसराय की कार्यपालिका परिषद, वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें प्रथम बार भारतीय को शामिल किया गया। अब हम देखते हैं कि विधान परिषदों में तो शामिल कर लिया गया भारतीयों को 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक है, बट 1909 का जो एक्ट आया उसके तहत क्या किया गया, जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके तहत वायसराय अपने शासन कार्यों को चलाता था, उसमें पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। तो ये कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इन्हें कौन सा सीट मिला, विधि सदस्य का पद मिला। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम बार कौन सा भारतीय शामिल हुए थे, तो क्या कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे जो हमारा एक्ट बच गया है, 1909 के बाद एक्ट आता है 1919 का एक्ट एंड 1935 का एक्ट, ठीक है, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।